हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को आगे और कैंसिलेबल लीज के टॉपिक से शुरुआत करनी है अपने को। कैंसिलेबल लीजेस के बारे में स्टैंडर्ड का जो मार्गदर्शन है वो हम अभी प्राप्त करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहता है स्टैंडर्ड। इन डिटरमाइनिंग द लीज टर्म एंड असेसिंग द लेंथ ऑफ द नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ अ लीज, an entity shall apply the definition of a contract and determine the period for which the contract is enforceable। तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड, जैसे कि हमने जो प्रीवियस टॉपिक लिया था उस प्रीवियस टॉपिक में क्या था, नॉन कैंसिलेबल पीरियड पे चर्चा नहीं थी। वहां पे चर्चा किसकी थी, एक्सटेंशन ऑप्शन है तो उसका क्या होगा, टर्मिनेशन ऑप्शन है तो उसका क्या होगा, है ना। तो सॉरी, यहां पर नॉन कैंसिलेबल पीरियड के बारे में चर्चा होगी, है ना। एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहे अपन, टर्मिनेशन की बात नहीं कर रहे, बट जो वो फिक्स था ना, जैसे वो 10 साल का एग्जांपल लिया था उसमें लेट से 6 इयर्स अपना फिक्स रखा था अपन ने, है ना। तो वो 6 इयर्स का जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, उस नॉन कैंसिलेबल पीरियड पे स्टैंडर्ड का जो गाइडेंस है ना, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। तो कहता है उसके लिए आपको फोकस करना है किसके ऊपर, वो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड पर जिस कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड में दोनों पार्टीज के राइट्स जो हैं वो एनफोर्सेबल है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कानून की नजर में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जो कानून से एनफोर्सेबल कराया जा सकता है यदि पार्टीज कुछ डिफॉल्ट करती है तो, है ना। तो यहां पर कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट्स एनफोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो ये अपनी वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली डेफिनेशन है ना, जो अपन सीपीटी में पढ़ा करते थे। सो एन अरेंजमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल। अब यहां पे आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि कोई अरेंजमेंट आपका एनफोर्सेबल नहीं होगा। लीज के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, यदि बोथ द लेसर एंड लेसी ईच हैव द राइट टू टर्मिनेट द लीजेस विदाउट परमिशन फ्रॉम द अदर पार्टी एंड प्लस, है ना, with no more than an insignificant penalty। मतलब पेनल्टी जीरो हो ये कोई जरूरत नहीं है। मतलब आपकी पेनल्टी जो है अगर क्वेश्चन में होगी तो भी चलेगा, बट वो होनी क्या चाहिए, वो होनी चाहिए सर जी इनसिग्निफिकेंट। मतलब वो मटीरियल अमाउंट की पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि लेसर और लेसी दोनों के पास में ऐसा राइट है कि वो आपके लीज कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर जा सकते हैं बिना सिग्निफिकेंट पेनल्टी पे किए हुए। इसका मतलब इनसिग्निफिकेंट पेनल्टी होगी तो चलेगा, पेनल्टी सिग्निफिकेंट नहीं होनी चाहिए, है ना। ये बात आप सबको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट दो पार्ट इसके जो आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब लेसर और लेसी दोनों के पास में टर्मिनेट करने का राइट है, तो ऐसे पीरियड को हम लीज के पीरियड में काउंट नहीं कर सकते। जैसे सपोज करिए आपने कहा कि 4 साल की लीज हमारी नॉन कैंसिलेबल है, 5वें साल में लेसी चाहे तो वो छोड़ के जा सकता है, लेसर चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट से हट सकता है। और ऐसा करने में या तो आपको पेनल्टी देनी नहीं पड़ेगी, या फिर देनी पड़ेगी तो बहुत ही नाम मात्र नॉमिनल अमाउंट की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ये चीजें ऐसा पीरियड जहां पे दोनों के पास में ये राइट आ जाता है, राइट टू टर्मिनेट द लीज दोनों पार्टी के पास में आ जाता है, वो एक प्रकार से अरेंजमेंट ही आपका नॉट एनफोर्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड नहीं है, फिर वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड दोस्तों नहीं कहलाया जाएगा। तो यहां पर लेट से कि 0 से लेकर 6 ईयर तक मेरा नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, राइट। तो 0 से 6 ईयर तक ये मेरा नॉन कैंसिलेबल पीरियड हो गया, तो मैं इसको कह सकता हूं ये लीज का कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है। इसको ही मैं कहूंगा कि ये लीज का कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है, क्योंकि यहां पर दोनों पार्टीज की जो राइट्स वगैरह है वो यहां पर निर्धारित किए गए हैं। एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन 6 साल एक्सपायर होने के बाद में अगर टर्मिनेट करने का, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का अधिकार यदि लेसर के पास में है, ठीक है, और लेसी के पास में है, तो अगर दोनों के पास में ऐसा राइट आ गया तो ये पीरियड जो है, दिस पीरियड 6th ईयर ऑनवर्ड्स, ये जो मेरा पीरियड है ना, इस पीरियड में जो एनफोर्सेबिलिटी का राइट होता है वो नहीं रहेगा। तो यहां पे हमारा जो राइट ऑफ एनफोर्सेबलमेंट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहा जाएगा कि आपका अरेंजमेंट ही नॉट एनफोर्सेबल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ही एक प्रकार से नॉट एनफोर्सेबल हो जाएगा। तो ये बात होती है यहां पर कैंसिलेबल लीज में।
आगे कहता है एनी नॉन कैंसिलेबल पीरियड्स बाय द लेसी एंड द लेसर इन कॉन्ट्रैक्ट्स दैट मीट द डेफिनेशन ऑफ अ लीज आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द लीज टर्म इफ ओनली द लेसर हैज द राइट टू टर्मिनेट अ लीज द पीरियड कवर्ड बाय द ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज इज इंक्लूडेड इन द नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ द लीज if only the lease has the right to terminate the lessee has the right to terminate a lease, that right is a termination option that is considered when determining the lease term. तो अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो इसने कहा है ना, इस चीज को देखो मैं आपको ऐसे अलग से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये बेसिकली जो है वो क्या कहना चाहता है। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास में 0 से लेके 6 ईयर्स तक, 0 से लेकर 6 ईयर्स तक ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म है, ठीक है ना, ठीक है। ये मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म है 0 से 6 ईयर्स तक। अब देखिए क्या होता है, 0 से 6 ईयर में मैं अगर ऐसे कह दूं कि लेसर के पास में, नॉट लेसी, लेसर के पास में राइट टू टर्मिनेट द लीज है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, राइट टू टर्मिनेट द लीज, ठीक है। अब ये राइट टू टर्मिनेट द लीज यदि लेसर के पास में है तो हम इस राइट को नॉन कैंसिलेबल पीरियड, एनसीपी, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, नॉन कैंसिलेबल पीरियड, नॉन कैंसिलेबल पीरियड के निर्धारण में हम इसको पूरा इग्नोर करेंगे। हम इसको मतलब एक प्रकार से है ना, इस चीज को सेट असाइड किया जाएगा कि देखिए लेसर के पास में यदि लीज को टर्मिनेट करने का अधिकार है तो आप इस राइट को बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर तो हर लेसर यही कहेगा कि मेरे को इस लीज कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का अधिकार है, तो इसके अंदर फिर बाद में लीज टर्म बोल के कुछ होगा ही नहीं, है ना, लीज टर्म कभी आगे आएगा ही नहीं, मतलब कोई आपका टर्म जो है प्रेस्क्राइब्ड लीज का टर्म बनेगा ही नहीं। तो आपके पास में जब टर्मिनेट करने का राइट है ना, तो जिस दिन आप टर्मिनेट करेंगे उस दिन हम टर्मिनेशन की अकाउंटिंग करवा देंगे, बट उसकी पहले से आपको लीज टर्म में छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर राइट टू टर्मिनेट द लीज यदि लेसर के पास में होगा तो वो नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाँ जी, तो दोस्तों यहां पे यही लिखा हुआ है कि ये जो हम नॉन कैंसिलेबल पीरियड की जब बात करते हैं तो अगर लेसर के पास में ये जो टर्मिनेशन ऑप्शन है ना, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो गई, इफ ओनली द लेसर हैज द राइट टू टर्मिनेट अ लीज द पीरियड कवर्ड बाय द ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज इज इंक्लूडेड इन द नॉन कैंसिलेबल पीरियड। यानी लेसर का जो भी टर्मिनेशन का राइट है एक तरीके से हम उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे कि भाई लेसर कहता है मैं आज आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हूं, लेकिन मेरे पास में इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट है, वो भी कल के कल ही, ठीक है, जबकि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आने वाले 5 साल 6 साल तक चलते जा रहा है, राइट। लेसर को उसको टर्मिनेट करने की इच्छा ही नहीं हो रही, हम टर्मिनेट ही नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब लेसर के टर्मिनेशन राइट को हम क्या कर देते हैं, एक प्रकार से सेट असाइड कर देते हैं और नॉन कैंसिलेबल पीरियड पूरा का पूरा मान लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि भैया ये देखिए 0 से लेकर ये 6 साल तक मेरा ये एक प्रकार से लीज टर्म है, ठीक है ना, टर्मिनेशन का राइट मेरे पास में है। तो अगर टर्मिनेशन का राइट मेरे पास, दैट मींस लेसर के पास में है, तो लेसर के पास में है ना, तो इस चीज को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे और एनसीपी को पूरा मानकर चलेंगे। यहां पर 6 इयर्स का, इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारा एनसीपी नॉन कैंसिलेबल पीरियड क्या होगा दोस्तों, 6 इयर्स होगा, भले ही चाहे लेसर के पास में ये राइट आपके पास में टर्मिनेशन का क्यों ना दिया हुआ है। हाउ एवर ऑन अ कॉन्ट्ररी साइड, दूसरी साइड में यदि ये राइट दोस्तों, राइट टू टर्मिनेट द लीज, यदि ये लेसी के पास में हुआ तो क्या होगा, आप बताइए। देखिए दोस्तों, लेसी के पास में अगर ये राइट होता है तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ना, क्या करना चाहिए, तो फिर हम
अगर ये लेसी के पास में ये राइट होता है, कौन सा वाला राइट, राइट टू टर्मिनेट द लीज, तो जो टोटल लीज टर्म नहीं होती, टोटल लीज टर्म, टोटल लीज टर्म, हालांकि इसमें टोटल वोटल करके ऐसा कोई शब्द नहीं है, स्टैंडर्ड में जो शब्द है वो सिर्फ लीज टर्म ही है, ठीक है ना। तो मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि टोटल लीज टर्म को डिसाइड करने के काम आएगा ये, टोटल लीज टर्म को डिसाइड करने के काम में आएगा ये वाला टर्मिनेशन राइट, यदि लेसी के पास में है। तो ऐसा तो क्वेश्चन हमने किया था ना, जहां पे देखिए 6 साल तक आपका नॉन कैंसिलेबल पीरियड चल रहा है और 6 साल के बाद में लेसी के पास में ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, राइट। तो टर्मिनेट कर सकता है, तो हमने क्या पढ़ा था कि क्या वो टर्मिनेशन ऑप्शन लेसी एक्सरसाइज करेगा या फिर नहीं करेगा। करेगा तो हमारे टोटल लीज टर्म कुछ और होंगे, और यदि नहीं करेगा तो कुछ और होंगे, है ना। तो ये वाली बात है दोस्तों, इसको देखिए वापस पढ़िए यहां पे, एंड दूसरे साइड में इस चीज को यहां से देखिएगा, इफ ओनली द लेसी हैज द राइट टू टर्मिनेट अ लीज, दैट राइट इज अ टर्मिनेशन ऑप्शन दैट इज कंसिडर्ड व्हेन डिटरमाइनिंग द लीज टर्म। यानी आप उस चीज को कंसिडर करेंगे जब आप लीज टर्म, टोटल लीज टर्म का डिटर्मिनेशन करेंगे ना, तब आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इस चीज को आपको कंसिडर करना चाहिए व्हाइल कैलकुलेटिंग, व्हाइल असेसिंग द टोटल लीज टर्म। और जो लेसर के पास में ऑप्शन होता है, तो लेसर के पास में जब अगर ऑप्शन है तो आपको क्या देखना है, टर्मिनेट, ये वाला अगर टर्मिनेशन का ऑप्शन है तो आपको देखिए नॉन कैंसिलेबल पीरियड को चेंज नहीं करना है ना। आपका ये जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है ये आपके नॉन कैंसिलेबल पीरियड में शामिल किया जाएगा। 0 to 6 years नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, बट मेरे पास में टर्मिनेशन का राइट है। तो सर ये जो टर्मिनेशन का राइट है वो आप रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे नॉन कैंसिलेबल लीज के पीरियड। तो आई होप दोस्तों ये बात आपको थोड़ी सी इसको मतलब थोड़ी दिखने में कंफ्यूजिंग लगती है, बट इसको इलस्ट्रेशन के माध्यम से हमने इसको समझा तो समझ में आ गया होगा, और भी इसके क्वेश्चन कर लेंगे अपने लोग। नाउ अब देखिए कहता है Ind AS 116 defines a contract as an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations. Thus Ind AS 116 applies to contracts that are referred to as। अब समझिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना उसके ऊपर टाइटल लिखे हुए होते हैं, कैंसिलेबल लिख दिया, मंथ टू मंथ वाला लिख दिया, एट विल, एवरग्रीन, परपेचुअल और रोलिंग, यानी ऐसे टाइटल जो है वो प्रिंट कर दिए गए लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो अब देखो इनको टाइटल को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि ये तो शॉर्ट टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट है या शॉर्ट टर्म रेंट के कॉन्ट्रैक्ट हो गए होंगे। कैंसिलेबल है तो लीज के अग्रीमेंट तो कैंसिलेबल होते ही नहीं है सर, जनरली नॉन कैंसिलेबल होते हैं, है ना। तो अब जैसे कोई लीगली ये देखकर समझाने की कोशिश करे ऑडिटर को, देखो सर ये तो कैंसिलेबल है, और कैंसिलेबल है तो हमको तो लीज अकाउंटिंग नहीं करनी, देखिए सर मंथ टू मंथ ये तो 12 महीने से कम के अंदर ही एक्सपायर हो जाएगा, एट विल, ठीक है, ये तो सामने वाला कभी भी इसको टर्मिनेट करके जा सकता है, एवरग्रीन मतलब पता नहीं इसकी टर्म क्या होगी, परपेचुअल चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, रोलिंग मतलब कभी खत्म नहीं होगा, रोल होते जाएगा रोल होते जाएगा, आगे एक्सटेंशन होते जाएगा। तो ये सारे के सारे कंफ्यूज करने वाले टर्म्स हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लगाए जाते हैं। तो इनको कॉन्ट्रैक्ट में लगाने से पता हूं क्या होता है, इनको कॉन्ट्रैक्ट में लगाने से कंफ्यूजन होती है, राइट। अब जैसे आप इसका एग्जांपल लेते हैं मंथ टू मंथ, तो आप कहोगे सर ये तो 12 मंथ शॉर्ट टर्म लीज एग्जाम्पशन में फॉल कर गया, तो लीज की अकाउंटिंग ही नहीं होनी चाहिए। जबकि दोस्तों मंथ एंड के बाद में उसके पास में एक्सटेंशन ऑप्शन है, और ये एकदम रीजनेबल सर्टन है कि मंथ एंड पर वो उसको एक्सरसाइज करेगा। तो आपको बताइए दोस्तों, क्या शॉर्ट टर्म लीज की एग्जाम्पशन लेनी चाहिए? जैसे स्टार्टिंग लीज का जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो देखिए ये वाला क्वेश्चन अपन ने किया था, है ना। जब चैप्टर ही हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में जो ये पहला वाला ही क्वेश्चन आया था लीज टर्म का डिसाइड हमने किया था ना। ये देखिए दोस्तों पहला सवाल यही था शॉर्ट टर्म लीज के ऊपर कि हम लीज टर्म को क्या काउंट करें, 9 काउंट करें या +4 करके काउंट करें, क्योंकि 9 काउंट कर लिया तो शॉर्ट टर्म लीज की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, लेकिन 4 जोड़ते ही 13 मंथ्स हो गया तो 12 महीने से ऊपर चला गया, तो फिर बाद में शॉर्ट टर्म लीज की एग्जाम्पशन नहीं मिल पाएगी। तो कहने का मतलब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा लो, कुछ भी लिखा लो, कैंसिलेबल है, नॉन कैंसिलेबल है, रोलिंग है, परपेचुअल है, आपके उस कॉन्ट्रैक्ट को हमको दिखता कैसा है वो कॉन्ट्रैक्ट, आपने क्या लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता।
लीज की टर्म्स एंड कंडीशन को हम पढ़ेंगे और पढ़कर समझेंगे एंड देन फिर पता लगाएंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट लीज का आगे चलकर बनेगा या नहीं बनेगा, लीज की अकाउंटिंग हम लोग फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो चलिए वापस आ जाइए अपने इस पेज पर। तो कहता है दीज टाइप ऑफ लीज जनरली अलाउ फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू कंटिन्यू बियॉन्ड द नॉन कैंसिलेबल पीरियड अंटिल वन पार्टी गिव्स नोटिस टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जानबूझ के पार्टी एंटर कराती है ताकि पेपर में जो प्रूफ जो है वो बता दिए जाए सामने वाले को, देखो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है ना। जबकि आईएफआरएस बोलेगा कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, सब्सटेंस में झांक के देखो सब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या होता है? कैंसिलेबल। अरे काय का कैंसिलेबल? किराया ऐसा हो रखा है और आप सब लोगों की आपस में मिली जुली साजिश है इसके अंदर कि इसको कैंसिल आप करने ही नहीं वाले, अगले 10 साल तक कैंसिल नहीं करने वाले, और लिखते हो कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो कहता है ये से नहीं चलेगा, ये सब काम गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, है ना। तो कहता है फॉर एग्जाम्पल द कॉन्ट्रैक्ट विल रोल मंथली अंटिल द लेसी और द लेसर इलेक्ट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। जब तक टर्मिनेशन को हम यहाँ पे अपनाते नहीं है तब तक कॉन्ट्रैक्ट अपने आप रोल होते जाएंगे। मतलब देयर इज नो नीड टू एंटर इनटू अ फर्दर सेपरेट अग्रीमेंट, वही कॉन्ट्रैक्ट आपका ऑटोमेटिकली रोल होता जाएगा। इफ बोथ द लेसी एंड द लेसर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट मोर देन एन insignificant penalty at any time at or after the end of the non-cancelable term, then there are no enforceable rights and obligations, right? And beyond the non-cancelable term, that is the lease term is limited to the non-cancelable term. However, if only the lessee holds a renewal option, there may be other factors to consider determining whether the lessee is reasonably certain to extend the lease, including economic disincentive एज डिस्कस्ड अबव। तो देखिए दोस्तों, लेसी के पास के जो ऑप्शंस है ना वो तो हमने दोनों ही पहले ही इवेल्युएट कर लिए थे, एक्सटेंशन ऑप्शन और टर्मिनेशन ऑप्शन। दोनों को कैसे कैसे आपको इनकॉर्पोरेट करना है ये बात हम कोई नई नहीं पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। और अगर लेसर के पास में ऑप्शन है तो आपको नॉन कैंसिलेबल पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं डालना उसका, आपके नॉन कैंसिलेबल पीरियड एज इट इज रहेंगे। बट हाँ, आगे का पीरियड अगर कोई आगे फर्दर पीरियड आप उसमें ऐड लेस कर रहे हो तो उसके लिए लेसी के ऑप्शंस को आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, राइट। तो ये वाली बात हो गई। दिस कैन बी अंडरस्टूड बेटर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। अब देखिए क्या है यहाँ पे इलस्ट्रेशन और ये बॉक्स जो है समरी इन्होंने बताई है। सपोज द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 10 years एंड द नॉन कैंसिलेबल लॉक इन पीरियड इज 6 years, द लीज टर्म शैल बी एज फॉलो। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड जो है वो 10 साल है, यानी 10 साल तक कॉन्ट्रैक्ट हम चेंज नहीं करेंगे, वही पेपर वही रहेगा, पीस ऑफ पेपर दोनों के साइन वही रहेंगे पार्टीज के। बट नॉन कैंसिलेबल और लॉक इन पीरियड तो 6 साल का है। अब कहता है टर्मिनेशन ऑप्शन लेसर के पास में, टर्मिनेशन ऑप्शन किसके पास में है? लेसर के पास में है। तो बताइए दोस्तों लीज टर्म क्या होगा? यहाँ पे लीज टर्म जो है वो क्या होगा? तो ये कह रहा है सर लीज टर्म जो है, इसमें तो बता दिया कि सर लीज टर्म तो 10 साल होगा। अरे सर लीज टर्म 6 साल का होना चाहिए ना, नॉन कैंसिलेबल पीरियड है। देखिए दोस्तों नॉन कैंसिलेबल पीरियड में जो 6 years आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड आपका जो 6 years का है वो तो है ही, उसमें तो कोई दो राह ही नहीं है। अब एक बात बताइए, 6 साल के बाद में, 6 years के बाद में, 6 years तक तो इसको वैसे भी कोई कैंसिल नहीं कर सकता। नॉन कैंसिलेबल पीरियड का मतलब क्या हुआ? कोई भी पार्टी उसे कैंसिल नहीं कर सकते। कल को आप ये मत समझ लेना कि नॉन कैंसिलेबल पीरियड में एक साइड में बोल रहा हूं कि ये इतना मेरा नॉन कैंसिलेबल पीरियड है और उसके पास में राइट है, किसके पास में? लेसर के पास में, कि वो उसको कैंसिल कर दे अगले दिन ही। तो जब वो उसको अगले दिन कैंसिल ही कर देगा तो फिर बाद में वो नॉन कैंसिलेबल पीरियड कहलाएगा ही नहीं दोस्तों। वो नॉन कैंसिलेबल पीरियड का मतलब यही होता है कि दोनों पार्टी उसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो लेसर के राइट्स को आपको यहां पे देखना ही नहीं है, लेसर के राइट्स को आपको नॉन कैंसिलेबल पीरियड में तो देखना ही नहीं है। प्लस आगे 4 साल भी तो चलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये 4 साल को मैं टोटल लीज टर्म के अंदर शामिल करूं? क्या ये 4 साल को मैं टोटल लीज टर्म के अंदर शामिल करूं? देखिए 4 साल में, इन 4 साल में क्या लेसी इसको टर्मिनेट कर सकता है? क्या लेसी इसको टर्मिनेट कर सकता है क्या? आप कहोगे नहीं सर, लेसी इसे टर्मिनेट नहीं कर सकता। तो कौन टर्मिनेट कर सकता है? लेसर कर सकता है। हाँ लेसर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो यदि लेसर इसको टर्मिनेट कर सकता है तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड पे तो मेरा कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, जैसा स्टैंडर्ड ने पहले कहा। दूसरी बात ये
कि ये 4 साल जो आगे का पीरियड है, इस पीरियड में ऑप्शन लेसर के पास में है। तो देखिए दोस्तों, लेसर के पास में ऑप्शन होने के बावजूद भी हम इस 4 साल को इसमें जोड़ देंगे, बिकॉज हम कभी लेसर की बात पर भरोसा नहीं करेंगे कि भैया आप इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इससे हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। आप जिस दिन टर्मिनेट करेंगे ना, तो हम उस दिन टर्मिनेशन की अकाउंटिंग करवा देंगे आपसे, है ना। हम पहले ही ये कैसे मान लें कि भाई टर्मिनेशन ऑप्शन होगा, भाई मेरे को लगता है 6 साल बाद में, राइट। देखिए, इंसेप्शन के दिन हम ये सारी चीजें निकालते हैं, जब लीस्ट आपका कमेंस होता है ना, तब ये सारी की सारी चीजें निकाली जाती है। तो देखिए दोस्तों, लेसर के पास में ये जो अपना टर्मिनेशन ऑप्शन है, इससे हमारे टोटल लीज टर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, टोटल नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो 6 + 4 दैट इज 10 ईयर्स का ये जो मेरा पीरियड है, मैं इसे ही कहूंगा नॉन कैंसिलेबल पीरियड। दिस 10 months इज इन इट्स एंटायरिटी विल बी ट्रीटेड एज नॉन कैंसिलेबल पीरियड। इसका मतलब आप इन 4 साल को भी नॉन कैंसिलेबल पीरियड में ही शामिल कर लेंगे। देखिए, वापस पढ़िए इस पर्टिकुलर लाइन को, है ना। अब इसको यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, इस प्रोविजन को इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। इफ ओनली द लेसर हैज द राइट टू टर्मिनेट अ लीज, द पीरियड कवर्ड बाय द ऑप्शन। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा वाला पीरियड जो है, जो ऑप्शन के द्वारा कवर्ड है, 4 years, 4 साल कवर्ड है उस ऑप्शन में। टू टर्मिनेट द लीज इज, अब देखिए दोस्तों, इंक्लूडेड इन दी नॉन कैंसिलेबल पीरियड। तो बताइए, नॉन कैंसिलेबल पीरियड जो स्टार्टिंग में मेरा 6 साल का था, वो तो था ही, प्लस ये वाला भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा 4 साल। तो बताइए दोस्तों, 4 साल भी नॉन कैंसिलेबल पीरियड ही है और 6 साल भी नॉन कैंसिलेबल पीरियड ही है। तो टेक्निकली देखा जाए तो 10 साल हो गया ना, 10 साल हो गया मेरा नॉन कैंसिलेबल पीरियड। क्या आपको ये बात समझ में आई दोस्तों? चलिए, इसको मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, जहां पे डेटा थोड़े से क्रूशियल होंगे। लेट्स से कि मेरा 8 महीने का इनिशियल नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, जिसमें मैं अग्रीमेंट को बिल्कुल भी कैंसिल नहीं कर सकता, एंड आई हैव एक्सटेंशन ऑप्शन, सॉरी टर्मिनेशन ऑप्शन। मेरे पास में कौन सा ऑप्शन है? टर्मिनेशन ऑप्शन। किसके पास में है? लेसर के पास में। 8 महीने बाद में वो लीज को टर्मिनेट कर सकता है। अदरवाइज अगर ये लीज टर्मिनेट नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट का जो टेन्योर है मेरा, वो 5 years का है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में यदि आपको मैं कहूं लीज टर्म ढूंढ के बताइए, क्योंकि अगर आपका आंसर हुआ 8 महीना, तो फिर तो ये शॉर्ट टर्म लीज हो जाएगी, हम लीज की अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे एग्जाम्पशन लेकर, है ना। देखिए, शॉर्ट टर्म लीज की अकाउंटिंग आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट वो कोई जस्टिफाइबल नहीं रहेगा, इसलिए सब लोग एग्जाम्पशन लेके उसको हटा देते हैं। वैसे भी शॉर्ट टर्म लीज की एग्जाम्पशन लेना आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इफ यू वांट टू डू लीज अकाउंटिंग, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट 1 साल से कम के कॉन्ट्रैक्ट की क्या लीज अकाउंटिंग करोगे आप? तो कोई मतलब वाली बात नहीं होगी, इसलिए सब लोग एग्जाम्पशन एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो यहां पर अगर आप कहोगे सर मेरा नॉन कैंसिलेबल पीरियड तो सर 8 महीना ही है ना, हाँ, टोटल लीज टर्म आप कह सकते हो कि लीज टर्म मेरा 5 साल है, बट हाउ कैन यू से कि सर नॉन कैंसिलेबल पीरियड इज 5 years रादर देन 8 months? तो ये वाली बात आपको समझ में कम आई होगी शायद। तो इसी चीज को समझने की कोशिश करिए दोस्तों। इंड AS 116 के हिसाब से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इंड AS 116 बोल रहा है तो उस चीज को रट लो। इंड AS 116 की मतलब क्यों ऐसा 116 कह रहा है अपने को? तो कहता है देखो 8 month तो आपका नॉन कैंसिलेबल पीरियड है ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा, क्योंकि ये 8 months वो मंथ्स हैं जिसमें ना तो लेसर और ना ही लेसी किसी भी पार्टी के पास में अधिकार नहीं है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। तो टेक्निकली देखा जाए तो सही मायने में तो 8 महीने ही नॉन कैंसिलेबल पीरियड होना चाहिए, बट इंड AS 116 हमें क्या कहता है कि आप इसमें यदि कोई टर्मिनेशन राइट जो लेसर के पास में है, वो वाला पीरियड भी आप इसमें जोड़कर चलिए,
जहां पर ये टर्मिनेशन राइट अगर लेसर एक्सरसाइज करे तो आपकी लीज किसी भी वक्त समाप्त हो सकती है। तो टर्मिनेशन राइट लेसर को कब मिलेगा? पोस्ट 8 मंथ मिलेगा। तो यानी 8वें महीने के समाप्ति के साथ में, यानी 9वें महीने के प्रारंभ से लेकर 5वें साल के अंत तक, 5th ईयर के एंड तक दोस्तों, ये लेसर जब चाहे तब इस लीज को समाप्त कर सकता है। कौन कर सकता है? लेसर, नॉट द लेसी। तो देखिए दोस्तों, अगर ये लेसर के पास में ऑप्शन है ना, तो आपको दोस्तों ये आगे वाला ऑप्शन, आगे वाला जो पीरियड है वो फुल शामिल कर लेना चाहिए, राइट। और आपकी जो टोटल लीज का नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, आपको यही मान के चलना है कि मेरा जो टोटल नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज है ना, वो 5 ईयर्स है। ठीक है, तो आपको इसमें कितना एक्सटेंशन और दे देना है? सर जी देखिए, ऐसा है कि 4 साल तो 48 मंथ्स तो ये, और 4 ये 52 मंथ्स के सारे पीरियड को आपको यहां पर एक्सटेंशन कर देना है। मतलब इस साल के 4 महीने और आने वाले आगे के 4 साल, ये पूरा का पूरा जो मैं टर्म है इसमें शामिल कर दे रहा हूं दोस्तों। और इसको शामिल करने का मैं रीजन क्या बता रहा हूं आप सब लोगों को, क्योंकि ये टर्मिनेट लेसी तो नहीं कर पाएगा। लेसी अपने ऑब्लिगेशन से बच सकता है क्या? यदि लेसी को दोस्तों किराए का पेमेंट करना है तो वो अपनी एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी की टेबल बनाएगा, क्योंकि लीज लाइबिलिटी भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी ही है। वो बात अलग है कि वो 109 में नहीं आती, लीज की जो लाइबिलिटी है वो 116 के द्वारा कवर होती है। तो लीज लाइबिलिटी भी एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। तो लीज जो लेसी है उसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि देखो मैंने इतने का एसेट्स ले लिया। जैसे हायर परचेज में आप लोग टेबल नहीं बनाते थे, टेबल तो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट टर्म की बनाते थे ना। रीपोजीशन अगर बीच में हो जाए एसेट्स का, तो देखिए उस समय वो बात अलग होती है, रीपोजीशन हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों, इंटरमीडिएट में जो आपने हायर परचेज पढ़ा था ना, वो भी बहुत काम में आता है इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने में। तो आप वही उसके हिसाब से ही समझ लीजिए कि अगर आपने कोई एसेट्स हायर परचेज पे खरीदा तो आप उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते थे कि भाई हाँ 5 साल का मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल में मैं सारी किस्तें चुका दूंगा। और 5 साल की आप एक टेबल बना लेते थे कि प्रिंसिपल इतना बाकी है, इंटरेस्ट इतना बाकी है, क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट इतना बाकी है ना। ये सारी आप कैलकुलेशन करते थे। तो आप तो अपने हिसाब से पूरे 5 इयर्स की कैलकुलेशन करोगे, बट सिंस इस क्वेश्चन में टर्मिनेशन राइट लेसर के पास में है, जो एनी टाइम 8 मंथ्स के बाद में एक्टिव हो जाएगा, तो वो सामने वाला लेसर चाहे तो आपसे ये एसेट्स अब वापस ले सकता है। और कहता है, बोलेगा, आएगा, देखो अपनी बात हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखाया था आपने कि आप कभी भी आ सकते हो 8 महीने बाद में और मेरा एसेट्स लेकर जा सकते हो, हमारी लीज टर्मिनेट हो जाएगी। और ये राइट सिर्फ किसके पास में है? लेसर के पास में है। नेगोशिएशन वैसा ही हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस लेसर वाले राइट को हमें इग्नोर कर देना है, हमें नॉन कैंसिलेबल पीरियड के निर्धारण में इसे इग्नोर कर देना है और टोटल लीज टर्म को ही नॉन कैंसिलेबल पीरियड मान लेना है। या तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, या स्टैंडर्ड जैसे कह रहा है वैसे समझ लीजिए कि 116 के हिसाब से जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है उसमें आप इंक्लूड करें, है ना, उसमें आप इंक्लूड करें लेसर के टर्मिनेशन राइट को और टोटल ही पीरियड को नॉन कैंसिलेबल पीरियड बना दें। क्योंकि लेसर का जो इरादा है उस इरादे की अकाउंटिंग नहीं होगी, जबकि वो इरादा सही तरीके से मटीरियलाइज हो जाएगा। लेसर जब कहेगा कि सर चलो टर्मिनेट करते हैं, उसी दिन उसकी अकाउंटिंग चेंज कर लेंगे हम लोग। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। क्या होता है ना कि यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से इसको कवर कर दिया। स्टिल यदि आपके डाउट आएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी बात इसमें ना समझ में आए बिल्कुल आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो if they create enforceable rights and obligation, these types of lease generally allow for the contract to continue beyond a non-cancelable period until one party gives notice to terminate the contract. For example, the contract will roll monthly until the lessee or lessor elect to terminate the contract. If both the lessee and the lessor can terminate the contract without more than an insignificant. अब देखिए यहां से कुछ बात जो है वो चेंज हो गई। यहां तक तो अपनी नॉर्मल बातें चल रही थी, यहां तक तो अपनी नॉर्मल बातें चल रही थी जो हमने एक्सप्लेन किया, जो अपन ने बात करी एग्जांपल्स की, ये सारी की सारी बात हो गई। बट यहां से इन्होंने कुछ नया टॉपिक बताना चालू कर दिया कि इफ बोथ लेसी एंड द लेसर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट मोर देन एन इनसिग्निफिकेंट पेनल्टी एट एनी टाइम एट और आफ्टर द एंड ऑफ द नॉन कैंसिलेबल टर्म। सर ये क्या बात हुई? ये वो बात हुई दोस्तों कि
0 से 6 ईयर्स तक हमारा इनिशियल अग्रीड नॉन कैंसिलेबल पीरियड है। छठे साल के बाद में लेसर के पास में भी ऑप्शन है कि वो टर्मिनेट कर दे लीज को, और लेसी के पास में भी ऑप्शन है, दोनों के पास में ऑप्शन है। लेसर भी टर्मिनेट कर सकता है एज वेल एज लेसी के पास में भी। तो इक्वालिटी का ऑप्शन तो यही होता है सर, है ना। इक्वालिटी तो इसके अंदर ही है, क्योंकि एक ही पार्टी के पास में रहेगा तो सर थोड़ा इनजस्टिस सा फील होता है, बट यहां पे नहीं होता कि 0 से 6 ईयर तो लॉक इन रहेगा, इतने दिन तो आपको लीज में रहना ही पड़ेगा। और लेसर और लेसी दोनों के पास में अब यहां पर राइट आ जाता है दोस्तों कि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी समय कैंसिल कर सकते हैं, और पूरा लीज का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 10 साल तक का हुआ है। तो टर्मिनेशन राइट लेसर के पास में भी है और टर्मिनेशन राइट जो है वो लेसी के पास में भी है। अब मैं अगर आपको कहूं लीज टर्म बताइए क्या है, लीज टर्म बताइए क्या है, तो आप कहोगे नॉन कैंसिलेबल पीरियड 6 ईयर्स प्लस, अब आप कहोगे लेसर के पास में राइट है, ठीक है। लेसर वाले राइट्स को तो हम 4 साल को इसको लेट से जोड़ देते, बट अब लेसी के पास में भी राइट हो गया। सर इसमें तो लेसी के पास में भी राइट है, अब क्या लेसी इस राइट को एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा, उसका हम असेसमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके लिए दोस्तों स्टैंडर्ड ने ये नहीं कहा आपको कि इसको ऐसे आप इवेल्युएट करो, इसको आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इवेल्युएट करो। जब राइट्स दोनों के पास में हो जाते हैं ना, जब राइट लेसर एज वेल एज जब राइट लेसर एज वेल एज लेसी दोनों के पास में हो जाते हैं टर्मिनेट करने का, इसका मतलब अब लीज का अग्रीमेंट या अरेंजमेंट जो है वो है ही नहीं, आगे का लीज का अरेंजमेंट ही नहीं है आपका। इन जनरल अगर आप सोच के देखोगे दोस्तों कि ये कोई अग्रीमेंट हुआ क्या, मैं चाहूं तो मैं कैंसिल कर दूंगा, तुम चाहो तो तुम कैंसिल कर दोगे। लेट्स से कि छठे साल बाद में लेसर की इच्छा है कि लीज एग्रीमेंट कंटिन्यू रहे, तो लेसी बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो नहीं करना। लेट्स से लेसी की इच्छा है तो लेसर बोलेगा नहीं मुझे नहीं करना। तो कहने का मतलब अरे ये क्या अरेंजमेंट है, इसकी क्या भाषा हुई, इसका कोई सब्सटेंस ही नहीं निकल रहा है, इस लैंग्वेज का कोई इंटरप्रिटेशन या इस लैंग्वेज का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। मैं चाहूं तो मैं कैंसिल कर दूंगा, तुम चाहो तो तुम कैंसिल कर देना। तो कहने का मतलब भाई अगर हम चाहें तो कैंसिल कर देंगे आपस में मिलकर, तो फिर आगे के भविष्य को हम नहीं जान सकते। आज उसे चीज को हम हमारे लीज के क्राइटेरिया में स्पेसिफाई नहीं कर सकते, और हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड इनिशियली जो अग्री हुआ था यही 6 साल लीज टर्म कहलाएगा। यानी इस 4 साल पे हमें अब कोई भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ये 4 इयर्स जो है वो टेक्निकली आपने क्या कर दिए, ऐसे एम्बिग्यूटी में डाल दिए जिसके ऊपर हम लोग आज डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, है ना। ये तो वो बात हो गई कि जैसे सपोज करो दोस्तों कि आपको जरूरत है तो मैं मना कर दूंगा, मुझे जरूरत है तो आप मना कर दोगे, तो कहीं ना कहीं इसमें तो ये मनाई वाला काम हो रहा है। तो जब दोनों के पास में ऑप्शन आ गया है, दोनों के पास में ऑप्शन, जैसे वो तो है ना कि परचेजर को बोल दिया कि भाई आपके पास में गुड्स को ना डिलीवर करने का ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट सपोज करो। देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को बांध लेना, है ना, अग्रीमेंट कर लेना, डिसाइड करना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे, जिससे हम लोग आगे वो काम कर सके। जैसे मैं आपको कहता हूं कि देखो साहब मैं आपके पास से ये सामान खरीदूंगा, ठीक है, चलो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब इस कॉन्ट्रैक्ट के आगे देखिए क्लॉज में मैंने क्या लिखाया, यदि मैं चाहूं तो आपको मना कर सकता हूं बेचने से, और यदि आप चाहो तो मना कर सकते हो लेने से। समझ गए, परचेज करने से आप मना कर सकते हो और सेल करने से मैं मना कर सकता हूं। अरे तो सर कॉन्ट्रैक्ट किस बात का किया है फिर, अगर आप बेचने से मना कर दोगे और मैं खरीदने से मना कर दूंगा तो वाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज देयर। जब आपको यही काम करना है तो फिर बाद में हम आफ्टर 6 इयर्स देखेंगे ना भाई कि 6 इयर्स के बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर क्या है। कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं, छठे साल के बाद में आपके अरेंजमेंट्स और आपके अग्रीमेंट्स जीरो हो गए एक तरीके से। आई होप आपको ये बात परचेज और सेल वाले एग्जांपल से ज्यादा कनेक्ट हो पाई होगी, है ना, कि भाई 5-6 साल तक मैं आपको सामान सप्लाई करूंगा, हर मंथ आपको इतने गुड्स डिलीवर करूंगा, आप इतने गुड्स खरीद लेंगे, है ना। ये रेवेन्यू वाली बात कर दी मैंने, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर या सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात कर दी मैंने, बट बात एक ही है, अपन इसको कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में समझ रहे हैं, है ना। तो 0 से 6 इयर्स में आपको हर महीने सप्लाई करूंगा और आपको लेना भी पड़ेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। भाई मैं आपको चाहूं तो मना कर सकता हूं बेचने से, और आप चाहो तो मना कर सकते हो खरीदने से।
तो इस चीज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये अरेंजमेंट ही नहीं है, ये कोई अग्रीमेंट ही नहीं है जिसके ऊपर हम दोनों अग्री हो रहे हैं, राइट। तो ऐसी कंडीशन में देखिए इंड एस क्या कहता है, कहता है देन देयर आर, इंड एस भी क्या कहे बेचारा, ये सही बात ही बोलेगा, देन देयर आर नो एनफोर्सिएबल, then there are no enforceable rights and obligation beyond the non-cancelable term, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नॉन कैंसलेबल टर्म के आगे जा ही नहीं पा रहे हैं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहता है दैट इज द लीज टर्म इज लिमिटेड टू द नॉन कैंसलेबल, और ऐसे कंडीशन में टर्मिनेशन ऑप्शन एक्सरसाइज होगा नहीं होगा ये सब बातें नहीं करनी, आपको उसे इग्नोर करना है, दोनों पार्टी खत्म हो गया, बस 6 साल तक का जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड था वही लीज टर्म कहलाएगा। लीज टर्म इज लिमिटेड टू द नॉन कैंसिलेबल टर्म, ठीक बात है। however if only the lessee holds a renewal option, अरे देखिए लेसी के पास में अगर कोई ऑप्शन है, इसका तो हम इवैल्यूएशन पहले ही कर चुके हैं, बार बार में क्यों बताता है। देयर मे बी अदर फैक्टर्स टू कंसिडर डिटरमाइनिंग वेदर द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सटेंशन या टर्मिनेशन, ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। तो इसके ये 3 लाइन तो वापस रिपीट हुई है, इसको पढ़ने की कोई दरकार आपको नहीं है। जो मेन बात थी वो ये वाली बात थी, और काफी इंपॉर्टेंट चीज यहां से आपको सीखने को मिली, ठीक है ना। So this can be understood better with the help of the following illustration। इन्होंने इसको इस पर्टिकुलर चीज से इलस्ट्रेशन से माध्यम से इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है, तो अब अपन वापस वहीं पे आ गए। तो देखिए दोस्तों ये चीज को मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है कि why 10 years, है ना, why 6 + 4, राइट। अब कहता है इफ द टर्मिनेशन ऑप्शन इज विथ लेसी, अब बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अरे सर लेसी के पास में ऑप्शन है ना, तो लीज टर्म जो है वो होगा नॉन कैंसलेबल पीरियड प्लस एक्सटेंशन पीरियड, सॉरी टर्मिनेशन पीरियड है क्या, सॉरी टर्मिनेशन पीरियड है। तो देखिए दोस्तों टर्मिनेशन पीरियड का डिसीजन कैसे लिया जाता है, नॉन कैंसलेबल पीरियड आपका 6 साल तो है, इसके अंदर फिक्स है, सॉरी 6 years है क्या। द लीज टर्म शैल बी 10 years अज्यूमिंग रीजनेबल सर्टेनिटी, लॉक इन पीरियड 6 years है, यहाँ वही है। तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड यहाँ पे 6 years है हमारा। अब देखिए दोस्तों आगे के 4 साल मुझे जोड़ने हैं या नहीं जोड़ने, तो टर्मिनेशन ऑप्शन लेसी के पास में है, तो आई विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन सच अ वे दैट ऑल द IFRS और इंड एस प्रिंसिपल शुड बी देयर इन माई आंसर एंड देन आई विल टेक अ कॉल। तो देखिए एग्जाम में आपके पास में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आंसर मत देना कि 10 साल है लीज का पीरियड, 6 साल है लीज का पीरियड, अरे भाई नहीं, क्योंकि अगर ये कहा है कि अगर इन्होंने क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनाया इफ ये टर्मिनेशन ऑप्शन सिर्फ लेसी के पास में है, तो आप भी फिर इफ और बट लगा के ये आंसर करिए। तो सीधी बात है, इफ लेसी इज expected to if lessee is reasonably certain to exercise this option or if lessee is not reasonably certain to exercise this option, है ना, 2 प्रकार से डिसीजन लिए जाएंगे। वैसे हमने टर्मिनेशन ऑप्शन में ये देखा था कि आपको इसमें 4 साल तभी इंक्लूड करने हैं, यानी आप इसमें +4 तभी कर सकते हो इफ एंड ओनली इफ जब लेसी इस ऑप्शन को बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करेगा, इस बात की रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए। क्या कहा मैंने, ये +4 हम तभी कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आपका टोटल आंसर यहां पे 10 तभी आ सकता है जब इस टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की प्रोबेबिलिटी जो है लेसी के द्वारा एकदम रिमोट हो जाए, या फिर आपको उसकी रीजनेबल सर्टेनिटी मिल जाए कि लेसी टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। इन दैट केस यू हैव द राइट टू इंक्लूड दिस 4 years इन योर लीज टर्म, अदरवाइज नहीं कर सकते। अदरवाइज कितना होगा, 6 साल ही होगा। तो आपको आंसर में से लिखना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है, बिकॉज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6th year though the lessee is not contractually bound till 10th year, that is the lessee can refuse to make payment any time without lessor's permission, but it is assumed that the lessee is reasonably certain that it will not, है ना, देखिए आ गया ना इंपॉर्टेंट बात, it will not exercise this option to terminate, तभी हम उसको 4 साल को इंक्लूड करेंगे। Hence
though there is no enforceable obligation from lessee's point of view beyond 6th year, but basis the said assumption the lease term shall be 10 years. अगर ये assumption ना हो तो फिर lease term क्या होगी? अगर ये assumption नहीं लेंगे तो lease term फिर 6 साल हो जाएगी सर. So based on assumption ही इसका आंसर होगा, है ना. और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इफ द टर्मिनेशन ऑप्शन इज विथ बोथ, आ गई हमारी वाली बात कि अगर टर्मिनेशन ऑप्शन बोथ दोनों पार्टी के पास में है तो किस बात का अग्रीमेंट, किस बात का अरेंजमेंट सर? नॉन कैंसिलेबल पीरियड ही हमारा लीज टर्म होगा, 6 साल मात्र. कहता है बिकॉज आफ्टर 6th ईयर either party can terminate the contract without the consent of the other party and hence the contract is not enforceable after 6th year only in case there is insignificant penalty for termination. penalty तो वैसे भी insignificant है, इसीलिए हमारे लिए ये बात जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि सिग्निफिकेंट पेनल्टी होती है तो हमारे आंसर्स बदल जाते हैं, ठीक है ना. और यहां पे इन्होंने फर्स्ट का क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि बिकॉज इवन आफ्टर 6th ईयर द लेसी वुड बी कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड अंटिल 10th ईयर, दैट इज लेसी कैन नॉट रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट. लेसी तो इसको मना नहीं कर पाएगा ना, खाली लेसर के पास में टर्मिनेशन राइट है टिल द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो हैज द राइट टू यूज द एसेट अंटिल 10th ईयर अनलेस लेसर टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. तो देखिए दोस्तों यहां पर एज पर इंड AS 116 हमें वो जो बचे हुए 4 साल हैं इन्हें भी नॉन कैंसिलेबल पीरियड में ही शामिल कर लेना चाहिए. तो यहां पे हम कहेंगे टेक्निकली कि 6 साल भी हमारा नॉन कैंसिलेबल पीरियड है तो 4 साल भी हमारा नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, तो 10 साल ही मेरा नॉन कैंसिलेबल पीरियड है. लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 10 साल ही नॉन कैंसिलेबल पीरियड है. और यदि लेसर को लगता है कि मैं कैंसिल करूंगा तो भाई जब करने चाहो ना तुम तब हम उसकी अकाउंटिंग करवा देंगे. ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में आपको लीज टर्म के बारे में चर्चा हुई, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चर्चा थी ये, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी. आइए अब बात करते हैं रीअसेसमेंट ऑफ लीज टर्म. जाहिर सी बात है ये टॉपिक तो स्टैंडर्ड में होना ही था, इसके बारे में तो स्टैंडर्ड को बताना ही चाहिए था कि क्या होगा जब ऐसा हो जाएगा. बिकॉज लीज टर्म में सर आपने स्टार्टिंग में ही इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हमको बता दिए, अरे ये ऑप्शन हो जाएगा, टर्मिनेशन है, एक्सटेंशन है. तो सर ये जो चीज आपने सोची है जरूरी थोड़ी है वैसे का वैसा हो ही जाए रियल में, है ना. तो दीज आर दी अकाउंटिंग एस्टिमेट, फिर से एस्टिमेट ही है ये, है ना. इन सारी चीजों का आपने जो भी यहाँ पे निर्धारण किया है लीज इंसेप्शन पे किया है, तो लीज इंसेप्शन पे आपने एस्टिमेट लिया, एस्टिमेट कल को बिगड़ जाए तो भी मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जहां पे आप एस्टिमेट्स वगैरह लेते हैं तो एस्टिमेट्स तो दोस्तों आपके ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकते हैं. तो ऐसी कंडीशन में क्या करें सर? तो कहता है उसमें करिए रीअसेसमेंट ऑफ लीज टर्म एंड परचेज ऑप्शन फॉर लेसीज. सो कहता है आफ्टर द लीज कमेंसमेंट 116 requires lessees to monitor leases for significant changes that could trigger a change in the lease term. यानी आपको किन पे ध्यान रखना है? ऐसे परिवर्तन पर आपको नजर बनाए रखनी है, चेंजेस पर आपको ध्यान रखना है जो आपके लीज टर्म में चेंज करवा दे. यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस प्रकार से चेंज हुआ या कुछ परिस्थितियां ऐसे बदल गई जिससे कि आपकी लीज टर्म पे चेंज हुआ, मतलब देखा जा सकता है. तो कहता है लेसीज आर रिक्वायर्ड टू रीअसेस द लीज टर्म अपॉन द अकरेंस ऑफ ईदर अ सिग्निफिकेंट इवेंट और सिग्निफिकेंट चेंज. या तो किसी इवेंट के होने पर या significant change in the circumstances that is within the control of the lessee, is within the control of the lessee, मतलब lessee के कंट्रोल में थे वो circumstances, plus affects whether the lessee is reasonably certain to exercise, not to exercise renewal, termination or purchase option not previously included in its determination of the lease term. अब समझिए, सबसे पहले मैंने लीज टर्म जो है मैंने डिसाइड किया था कि 6 ईयर्स ही होगा. ठीक है, एक्सटेंशन ऑप्शन था इसमें 4 साल का, बट मैंने उसको स्टार्टिंग में नहीं काउंट किया बिकॉज मुझे ये भरोसा था कि लेसी उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी ही थी. समझ गए मेरी बात? मान लीजिए वो असेट जो है जिसका मैं लीज रेंट चार्ज कर रहा था, सिमिलर लीज रेंट मार्केट में उसको मिलने वाले थे, है ना. तो सिमिलर लीज रेंट मार्केट में जब उसको मिलने वाले थे, एक एग्जांपल भी किया था अपन ने कि जो पैसा आप चार्ज कर रहे हो यदि वैसा का वैसा पैसा आपके कंपटीटर भी उससे चार्ज करेंगे
तो वो उनके पास से ही ले लेगा, जरूरी थोड़ी कि आपसे एक्सटेंशन ऑप्शन वो ले, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम रीजनेबली सर्टन पहले नहीं थे कि लेसी जो है वो आगे 6 साल के आगे हमारी लीज टर्म को बढ़ाएगा, नहीं, हम इस बात के लिए रीजनेबली सर्टन थे, आगे नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। बट अब परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि हमें बिल्कुल लगता है, जैसे लेट्स से कि ये ईयर 0 की बात हो रही है, ये कब की बात हो रही है आपकी, ईयर 0 की। फिर ईयर 1 पे आपका लीज टर्म का असेसमेंट जो है स्टिल 6 साल है, लेकिन 2 साल बीतने के बाद में पता है क्या हुआ, कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ चीजों में, कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जिससे वो एक्सटेंशन ऑप्शन जो है अब खुल गया। वो लेसी अब ऐसा सोचता है कि इन्हीं के साथ में बने रहें, इन्हीं लेसर के साथ में बने रहें तो अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको अब जो बाजार के अंदर जो आपको लीज रेंट देने वाले हैं, बाजार में वो लीज रेंट आपके लिए कुछ महंगा हो गया या ये सस्ता ऑफर कर रहा था। देखिए दोस्तों, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, एग्जाम्पल किसी भी प्रकार का बनाया जा सकता है, बट आप मेन चीज सोचने की कोशिश करिए कि अब वो जो एक्सटेंशन ऑप्शन है वो काम में आएगा, किसके, लेसी के काम में आएगा। और लेसी चाहता है कि वो आपके साथ ही बना रहे, या फिर आपने लेसी ने खुद ने आपको आकर कहा कि सर देखो 2 साल तो हो चुके हैं आपके साथ में, और मैं ये चाहता हूं कि 6 साल बाद में मैं आपके साथ ही बना रहा हूं, आप मुझे कुछ ऑफर कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज से इसको इलस्ट्रेट किया जा सकता है कि एक्सटेंशन ऑप्शन मटीरियलाइज हो गया है। तो अब सेकेंड ईयर के एंड में दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर के एंड में मुझे 6 में +4 करना है या नहीं करना, इसका मुझे निर्धारण करना है। और आज यदि मैं रीजनेबली सर्टन हो जाऊं कि एट द एंड ऑफ 6 ईयर ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा, तो मैं सेकेंड ईयर के एंड में इस चीज को एक्सरसाइज कर लूंगा। मतलब मैं सेकेंड ईयर में रीअसेस करूंगा लीज टर्म, और मैं लीज टर्म को बदल के क्या कर दूंगा, 10 साल, जिसमें से 2 साल तो ऑलरेडी बीत चुके हैं, इसका मतलब रिमेनिंग लीज पीरियड मेरा 8 साल का हो जाएगा। रिमेनिंग लीज पीरियड क्या हो जाएगा, 8 साल। और ये सर इससे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पता है क्या, आपने पहले सारा काम जो है वो 6 साल से किया होगा, अब अपने को वो 8 साल से करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे सर। देखिए दोस्तों, अभी के लिए मैं आपको बताता हूं, यदि आपने अगर प्रीवियसली अकाउंट्स में एस्टिमेशन को जब चेंज होते हुए देखा है, तो आपने एक बात पढ़ी होगी, अगर आप सब लोगों ने मुझसे पढ़ रखा है तो मैं उसको कुछ इस प्रकार से इलस्ट्रेट किया करता हूं कि व्हाट इट शुड बी, होना क्या चाहिए, और व्हाट इट इज, हो क्या गया है, बची हुई चीजों की अकाउंटिंग कर दीजिए। लेट्स से कि टोटल क्यूमुलेटिव फाइनेंस कॉस्ट जो है वो आपकी ये लगनी चाहिए, जबकि आपने इतनी लगा दी है, तो डिफरेंस का जो भी ब्याज का खर्चा होगा वो हम इस प्रकार बुक कर लेंगे। टोटल लीज पेमेंट्स इतने मुझे अभी तक बुक, टोटल लीज लाइबिलिटी मुझे आज तक इतनी बुक करनी चाहिए थी, तो मैंने इतनी बुक कर ली है, तो मुझे बची हुई लाइबिलिटी को आज बुक करना चाहिए। या टोटल असेट्स मेरा आज तक इतने वैल्यू पे दिखना चाहिए, ROU जो एसेट्स है वो अभी इतने पे दिख रहा है, तो मैं डिफरेंस अमाउंट का एडजस्टमेंट कर दूंगा। तो अभी हो सकता है आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाए, राइट। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ज्यादा दोस्तों प्रायोरिटी नहीं देनी, क्योंकि ये चीज हम स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल अपने क्वेश्चंस में डील कर लेंगे, जहां पे रीअसेसमेंट ऑफ लीज टर्म का क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, वहां पे अपने आप ही सारी की सारी बातें समझ में आई जाएगी। और अभी के लिए अगर आपको चिंता सता रही है कि सर क्या बता रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, तो अभी के लिए एक बार ये समझ लीजिए दोस्तों कि जब रीअसेसमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन पे फर्क पड़ेगा, और कैलकुलेशन पे फर्क पड़ेगा तो समझ लीजिए कि वो आप कैसे करेंगे कि होना क्या चाहिए, सही तरीके से क्या चीज होनी चाहिए और क्या हो गई है, दोनों के बीच के डिफरेंस को उस साल में प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट किया जाएगा जिस साल में हमने रीअसेसमेंट किए हैं, ठीक है ना। रीअसेसमेंट बहुत सारी चीजों का हो सकता है। अब दोस्तों यहां पर इन्होंने ये जो 2 बात कही है, ये 2 बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मैंने ये इसको एक्सटेंशन ऑप्शन से समझाया, मैं आपको इसको टर्मिनेशन ऑप्शन से भी समझा सकता हूं, ठीक है। इसको टर्मिनेशन ऑप्शन से भी इस इलस्ट्रेशन को समझाया जा सकता है, इसको एसेट्स के परचेज ऑप्शन से भी समझाया जा सकता है ना, किसी भी एग्जांपल से इसको समझाया जा सकता है। जैसे टर्मिनेशन ऑप्शन का मतलब क्या हो गया कि मुझे पहले लग रहा था कि लेसी जो है टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा,
सपोज करो दोस्तों, क्या है इसका, क्या एग्जांपल हो सकता है, वो वाला, लेट से कौन सा वाला, वो गुटखा का एग्जांपल बताया था ना मैंने आपको। आप पहले गुटखा की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी आपकी, और गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई रोक टोक था नहीं, तो आपका फैक्ट्री जो है वो प्रोडक्शन किए जा रहा था। फैक्ट्री लीज के ऊपर है, 10 साल की नॉन कैंसिलेबल पीरियड की लीज है, बाद में भी एक्सटेंशन ऑप्शन आपको लगेगा है, आपके पास में एक्सटेंशन ऑप्शन कर लेंगे, और आपके पास में टर्मिनेशन ऑप्शन भी है, आप लीज को चाहे तो छोड़ के भी जा सकते हैं। पोस्ट 10 ईयर्स, 7-8 साल आपको काम करते हुए हो गए, मान लीजिए अचानक गवर्नमेंट बैन वगैरह लगा देती है, दोस्तों बैन लगाने के बाद में क्या होगा, बैन लगाने के बाद में क्या हम हमारे प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जब हमारे प्रोडक्शन को ही कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे हम दोस्तों, तो फिर वो फैक्ट्री किस काम की नहीं है। इसका मतलब आज तक हमने सोचा था कि ये टर्मिनेशन ऑप्शन जो लेसी है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, बट ये बैन लगने के बाद में टर्मिनेशन ऑप्शन की अचानक कहते हैं ना मटीरियलाइजेशन उसका हो चुका है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे जो टर्मिनेशन ऑप्शन सोया हुआ था पिछले 6-7 सालों से, आज वो जाग जाएगा, क्योंकि अब वो लेसी क्या करे, कोशिश वो यही करेगा, मतलब कोशिश क्या, उसके कोई काम की नहीं है वो असेट्स, वो फैक्ट्री उसके क्या काम की है, अल्टिल अनलेस कि उसका कोई सब्स्टिट्यूशन यूज ना उसके पास में अवेलेबल हो। वो सारी बातें, चीजों को मैं यहाँ पे सेट असाइड रख के बात कर रहा हूं, कि मैं कोर एसेट्स के ऊपर बात कर रहा हूं, है ना। तो जो एसेट्स जो टोबैको मैन्युफैक्चर कर रहे थे, जो प्लांट टोबैको मैन्युफैक्चर कर रहे थे, वो सब लीज पे थे मेरे। तो सारी की सारी एसेट जो मेरी लीज पे थी, उसमें अगर मेरे पास में टर्मिनेशन ऑप्शन था, तो आज तक तो वो टर्मिनेशन ऑप्शन मैंने कभी कंसिडर किया नहीं, बट मुझे आज वो करना पड़ेगा। मैंने पूरे के पूरे लीज टर्म को काउंट किया था, राइट, 10 साल 15 साल, जबकि अब ये होगा कि मैं अब वो टर्मिनेशन ऑप्शन वाले पीरियड को अब हटा दूंगा, और सिर्फ बचे हुए पीरियड को ही रीअसेस करके पुनः लीज टर्म की रिकैलकुलेशन करूं। तो सर हमें तो ऐसा लगता है कि इस स्टैंडर्ड के अंदर बड़े ही मोड़ तोड़ हैं दोस्तों, इसीलिए तो अब आप समझिए कि अभी तो ये स्टैंडर्ड अपना हुआ ही कहाँ है। AS19 तो इतने में 5 बार हो जाता था, जितने में मैंने अभी तक आपको इंडिया 116 की वो बातें बताई है, जहां पे अभी हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स तक तो पहुंचे ही नहीं है, कैलकुलेशंस तक तो अभी आए ही नहीं है अपन। तो देखिए दोस्तों, ये सारी बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अब कुछ समझिए इवेंट्स के बारे में, जो ये खुद इलस्ट्रेशन बना के दे रहे हैं इंस्टीट्यूट वाले। कहता है देखिए, फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस विद इन द लेसीज का कंट्रोल। लेसी के कंट्रोल में क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिंग सिग्निफिकेंट लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द लेसी व्हेन द ऑप्शन बिकम्स एक्सरसाइजेबल। देखिए, जब आपने लीज पर असेट्स लिया था, तब तो आपने एज इट इज उस असेट्स को यूज कर लिया, लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद, जैसे 0 से 3 इयर्स एक्सपायर हो गए, 3 इयर्स के बाद में आगे तक आपका लीज चलेगा, और तीसरे साल में आपने कुछ इंप्रूवमेंट कर लिया, थर्ड ईयर में आपने क्या कर लिया, अपने लीज होल्ड एसेट्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कर लिया। अच्छा, तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करने से क्या होगा, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करने से ये होगा कि अगर इस क्वेश्चन में आपने एक्सटेंशन ऑप्शन को पहले इग्नोर किया है, तो अब आप उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारी लीज 0 से 6 ईयर तक की है, कब तक की है, 0 से 6 ईयर तक की है, और आगे 4 साल का हमको एक्सटेंशन ऑप्शन दे रखा है, कितने ईयर्स का, 4 इयर्स का हमको एक्सटेंशन ऑप्शन है। टोटल लीज पीरियड आपका कॉन्ट्रैक्ट जो पीरियड है वो 10 साल का है। तो अब बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे कि थर्ड ईयर के एंड में कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कर रहा है, कोई असेट्स में और असेट्स का क्रिएशन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति इस असेट्स को पूरा वसूल तभी कर पाएगा जब तक वो पूरे लीज टर्म में क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट में बना रहे। अगर वो निकलेगा तो उसके नुकसान होगा। तो हम यहाँ पे एक प्रकार से अपने एस्टिमेशन को रिवाइज कर सकते हैं कि 0 से 6 ईयर का इनिशियल लीज टर्म था, वो आज अब 4 साल ज्यादा हो सकता है। ठीक, राइट है। तो दोस्तों ये एग्जांपल प्लस वाले भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं, मतलब लीज टर्म आपका बढ़ भी सकता है रीएस्टिमेशन के दौरान और घट भी सकता है। फिर मेकिंग सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन कस्टमाइजेशन टू द अंडरलाइंग एसेट्स, तो ये था आपका इंप्रूवमेंट और ये एग्जांपल है मॉडिफिकेशन। तो इंप्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन में बेसिकली क्या अंतर होता है मैंने आपको बताया था। इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि हम कोई एक असेट्स में और असेट्स बना देते हैं, मॉडिफिकेशन में उसी असेट्स को ऑल्टर कर देते हैं। जैसे ऑल्टरेशन कर दिया आपने, पूरा का पूरा मतलब डेकोर वगैरह है जो चेंज कर दी, या कोई भी मतलब कहते हैं कि काउंटर वगैरह एक्स्ट्रा कर दिया आपने, है ना,
कुछ ऑल्टरेशन कर दिया स्पेस के अंदर, और उस ऑल्टरेशन में एक प्रकार से सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है उस मॉडिफिकेशन का। तो अगर ये मॉडिफिकेशन थोड़ा सिग्निफिकेंट हुआ है तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि इंप्रूव ही हो गई आपकी वो एसेट्स है। अब उस एसेट्स के मॉडिफिकेशन का बेनिफिट कब उठाएंगे आप? यदि आप मान लीजिए अगली साल ही छोड़ के चले जाएंगे, मान लीजिए अगली साल ही आपका लीज टर्म खत्म हो रहा है और आप आज मॉडिफिकेशन कर रहे हो, ये तो यही डिपिक्ट कराता है ना कि आपके इंटेंशन इस लीज को आगे बढ़ाने का है ना। जैसे सपोज करो 6th ईयर के एंड में मेरा नॉन कैंसिलेबल पीरियड खत्म हो जाएगा। जब 6th ईयर के एंड में नॉन कैंसिलेबल पीरियड खत्म हो जाएगा तो फिर बाद में मैं आज मॉडिफिकेशन क्यों करा रहा हूं भाई? मुझे तो नहीं कराना चाहिए मॉडिफिकेशन, बिकॉज कल तो मुझे इसको असेट्स को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसका मतलब यदि क्लोज द एंड ऑफ द लीज टर्म पर यदि कोई आदमी मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट करा ले रहा है तो वो तो यही डिपिक्ट कराता है कि लीज आगे चलेगी, और लीज आगे चलेगी तो अगर पहले आपने लीज टर्म सही असेस नहीं किया तो अब कर लीजिए। और क्या एग्जांपल है? मेकिंग अ बिजनेस डिसीजन दैट इज डायरेक्टली रेलेवेंट टू द लेसीज एबिलिटी टू एक्सरसाइज और नॉट टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन, that is extending the lease of a complementary assets or disposing of an alternative assets। तो कहने का मतलब यदि आपने कोई ऐसा बिजनेस डिसीजन लिया है जो डायरेक्टली रेलिवेंट है लेसी के एबिलिटी टू एक्सरसाइज और नॉट टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन। जैसे सपोज करो दोस्तों आपने अपने बिजनेस में राइट कोई ऐसा कस्टमर के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसे आप कोई गुड्स जो है वो सप्लाई करेंगे, है ना, तो वो गुड्स जो है वो उसी मशीन से बन सकते हैं जो आपने लीज पर लिए, राइट। तो आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको 5 लाख क्वांटिटीज हम सप्लाई करेंगे, राइट, और कॉन्ट्रैक्ट उससे कर लिया 5 साल का, और आपकी लीज खत्म होने वाली है अगले साल ही, समझ गए। तो आपने उस पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया लंबा। अब उस बिजनेस रिलेशनशिप का आपके करंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कि आपको करंट कॉन्ट्रैक्ट लीज का लंबा चलाना पड़ेगा, तभी तो उस कस्टमर की डिमांड को हम फुलफिल कर पाएंगे। तो अगर मैंने कोई ऐसे बिजनेस डिसीजन लिए हैं जो डायरेक्टली रेलिवेंट है मेरे किससे, लेसी की एबिलिटी से, कि या तो वो एक्सरसाइज करेगा या एक्सरसाइज नहीं करेगा। अब जैसे दोस्तों इसी एग्जांपल को जस्ट रेसिप्रोकेट कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो मैंने कस्टमर के साथ में किए थे, और मैंने सारे कस्टमर्स को पेनल्टी पे कर दी, और मैंने कहा भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, जाने दो, मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो मुझे रवाना कर दो और मैं अब ये काम नहीं करूंगा। तो जैसे ही मेरे मकान मालिक मतलब लेसर को ये बात पता चलेगी, अरे तो वो चिंता में पड़ जाएगा, ओ माय गॉड, मैंने तो सोचा था ये परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, बट इसके तो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गए, या इसने कैंसिल किए या वो सामने वाले ने कैंसिल किए, वो कुछ भी पॉसिबिलिटी, कैसी भी स्टोरी बनाई जा सकती है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपके लीज टर्म पे क्या प्रभाव पड़ा? लीज टर्म पे प्रभाव ये पड़ा कि जो मैंने सोचा था पहले कि वो 6 + 4 + 4, अब वो +4 नहीं, इनफैक्ट वो अब 6 इयर्स का ही नॉन कैंसिलेबल पीरियड लीज रह गया। जो 4 साल मैंने सोचे थे अब वो नहीं रहे, और वो 4 साल को मुझे पंप करना पड़ेगा, सो मुझे रीएस्टिमेट करना पड़ेगा। सब लीजिंग द अंडरलाइंग एसेट फॉर अ पीरियड बियॉन्ड द एक्सरसाइज डेट ऑफ द ऑप्शन। ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल हो गया कि मैंने जो लीज लिया है ना, मैंने जो लीज पे एसेट्स लिए मैंने उसको सब लीज कर दिया। तो लीज पर जो एसेट्स लिया है वो मैंने 6 इयर्स के नॉन कैंसिलेबल पीरियड पे लिया, और आफ्टर 4 इयर्स मैंने उसी एसेट्स को लेट से सबलीज कर दिया किसी दूसरे व्यक्ति को। कितने साल के लिए? लेट से 7 इयर्स के लिए, 8 इयर्स के लिए। अब सोचिए, तो जब मैंने 7 या 8 इयर्स के लिए उसको सबलीज किया है तो सिंपल सी बात है कि अगर उसमें एक्सटेंशन ऑप्शन होगा तो मैं उसको डेफिनेटली एक्सरसाइज करूंगा, अदरवाइज मैं सबलीज कैसे कर सकता हूं जब मुझे ये एसेट्स किसी को वापस लौटानी है। तो ये दोस्तों एग्जाम्पल्स को सिर्फ समझना होता है, देयर इज नो नीड टू, है ना, मेमोराइज दीज इलस्ट्रेशंस। ये सारी की सारी चीजें क्या है, अगर आपने इतने सारे इलस्ट्रेशन को कॉन्सेप्चुअली पढ़ लिया ना तो आपको बात समझ में आने लग जाएगी, और एक बार बात समझ में आने लग गई फिर बाद में कैसा भी एग्जाम्पल क्यों ना हो आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हो, है ना दोस्तों। तो वैसे तो ये देखिए दोस्तों 2 या 3 पेजेस का ही डिस्कशन था, बट मैं पूरी कोशिश करता हूं मेरी कि आप सब तक असली जो स्टैंडर्ड का इंटेंट है वो पहुंचा सकूं और आपको बता सकूं, समझा सकूं कि मेन इन सारी चीजों का मतलब जो है वो क्या निकल रहा है। इसलिए हर एक चीज, हर एक लाइन स्टडी मटेरियल की मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं कि चेंजेस इन मार्केट बेस्ड फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल चेंज इन मार्केट रेट्स टू लीज और परचेज अ कंपेरेबल एसेट्स are not within the lessee's control and therefore they do not trigger a reassessment by themselves।
देखिए दोस्तों, ये मार्केट में जो लीज वीज के रेंट वेंट बढ़ते जाएंगे ना, इन सारी चीजों का रीअसेसमेंट अपने को नहीं करना। जैसे क्या होता है कि आपके मार्केट रेट जो है वो लीज की, तो प्रॉपर्टीज की बढ़ती रहती है, तो ये सारी चीजें क्या लेसी के कंट्रोल में नहीं है। अब जब लेसी के कंट्रोल में नहीं है तो भाई बेचारा वो करेगा ही क्या। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको रीअसेसमेंट जो है वो नहीं करना, है ना। इन सारी चीजों के अंदर आपको रीअसेसमेंट जो है वो नहीं करना। इसका मतलब मार्केट बेस्ड फैक्टर्स को आप क्या कर दीजिए, यहां पर इग्नोर कर दीजिए और कंसिडर उन्हें ही करिए जो फैक्टर्स क्या है, विद इन द कंट्रोल ऑफ द लेसी, राइट, क्योंकि इनका लीज टर्म के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। और रही बात मार्केट बेस्ड फैक्टर की, तो देखिए मार्केट बेस्ड फैक्टर लेसी के हाथ में नहीं है, इसलिए इन सारी चीजों को हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट से इग्नोर कर देंगे। और कहता है इंडेक्स 116 ऑल्सो रिक्वायर्स लेसी टू रिवाइज द लीज टर्म इफ देयर इज चेंज इन द नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज। अगर नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज ही अगर आपका बदल गया है ना, किसी कारणवश, जैसे क्या होता है ना कि ह्यूज पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर नॉन कैंसिलेबल पीरियड में ही लीज को अगर आप कैंसिल करोगे। नॉन कैंसिलेबल पीरियड का मतलब ये नहीं होता कि वो कैंसिल हो ही नहीं सकती लीज। मान लीजिए 10 साल की नॉन कैंसिलेबल पीरियड पे मैंने लीज उठाई, है ना, और अगले साल ही गवर्नमेंट ने कहा कि बंद करो सब, इस एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता या इस एरिया में ये नहीं हो सकता, तो मुझे बंद करना ही पड़ेगा। तो वो नॉन कैंसिलेबल होते हुए भी मजबूरन मुझे बंद करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ऐसी मजबूरी आ जाए जहां पे नॉन कैंसिलेबल पीरियड में मुझे वो चीज बंद करनी पड़े। अब किसकी गलती की वजह से हुआ है, ये सारी चीजें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगी। और ऐसी कंडीशन में ह्यूज पेनल्टी जो है वो देनी पड़ती है जो भी पार्टी कैंसिल कर रहा है, राइट। तो फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ व्हिच लीड्स टू चेंज इन नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ अ लीज। तो कुछ ये एग्जांपल इन्होंने दिए जहां पे आपका नॉन कैंसिलेबल पीरियड जो मेन एनसीपी है, जो हम हर क्वेश्चन में 6 ईयर अज्यूम करके आ रहे हैं, वो ही चेंज हो जाएगा। क्या एग्जांपल क्या है, इफ द लेसी एक्सरसाइजेज एन ऑप्शन नॉट प्रीवियसली इंक्लूडेड इन द एंटिटीज डिटर्मिनेशन ऑफ द लीज टर्म एंड इफ द लेसी डज नॉट एक्सरसाइज एन ऑप्शन प्रीवियसली इंक्लूडेड इन द एंटिटीज डिटर्मिनेशन ऑफ द लीज टर्म, राइट। तो ये बात अपन ऑलरेडी इनके सारे पर्याप्त एग्जांपल, इनका इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझ चुके हैं। एन इवेंट अकर्स दैट कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लाइजेस द लेसी टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन नॉट प्रीवियसली इंक्लूडेड इन द एंटिटीज डिटर्मिनेशन ऑफ द लीज टर्म। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया इवेंट के बारे में। इवेंट कोई भी प्रकार का इवेंट हो सकता है, ठीक है। और एन इवेंट अकर्स दैट कॉन्ट्रैक्चुअली प्रोहिबिट्स द लेसी फ्रॉम एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन प्रीवियसली इंक्लूडेड इन द एंटिटीज डिटर्मिनेशन ऑफ द लीज टर्म। देखिए दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्चुअली प्रोहिबिटेड पे तो मैंने आपको वो जो तंबाकू वाला एग्जांपल बताया ना, फैक्ट्री वाला, फैक्ट्री किसकी फैक्ट्री है, इसमें कुछ प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है, टोबैको बेस्ड फैक्ट्री है या अल्कोहल बेस्ड फैक्ट्री है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो पहले मेरे पास में जो एक्सटेंशन ऑप्शन था वो एक्सटेंशन ऑप्शन अब कोई काम का नहीं रहेगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्चुअली मैं इस चीज को एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, किसी भी कारण की वजह से। अब यहाँ पे ये आपने प्रोहिबिशन की बात करी, तो यहाँ पर ये कोई इवेंट ऑकर हो गया आपका। इवेंट कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से मैं उस लीज टर्म को अब आगे या फिर बढ़ा नहीं पाऊंगा या उसके अंदर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर नॉन कैंसिलेबल पीरियड में यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये जो इवेंट है ये किसी भी प्रकार का इवेंट हो सकता है, फेवरेबल अनफेवरेबल, जिससे आपके लीज टर्म पर प्रभाव पड़े, वेदर इन प्लस साइड और माइनस साइड, बोथ केस, है ना। जरूरी नहीं है कि चीज लीज टर्म जो है वो कम ही हो, वो बढ़ भी सकता है। दोनों ही तरफ आपको ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। तो ये कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स दोस्तों हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई थिंक इन सारी चीजों के बारे में अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन को एक्सरसाइज करना ना करना, पहले शामिल किया था, बाद में वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहा, पहले शामिल नहीं किया था बट अब लग रहा है कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। तो देयर इज एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, बट द मेन थिंग इज दैट आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको ध्यान रखना है कि फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो लेसी के कंट्रोल में हो, राइट। और लेसी के कंट्रोल में वो जो फैक्टर है, उन फैक्टर्स के ऊपर आपको फिर ये ध्यान रखना है कि आपके लीज टर्म में प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने लीज का रीअसेसमेंट कर दीजिए, लीज टर्म का रीअसेसमेंट जो है वो कर दीजिए। सो एज द लेसी इज रिक्वायर्ड टू रीअसेस द लीज टर्म अपॉन द अकरेंस ऑफ ईदर अ significant event or significant change in the circumstances that is within the control of the lessee, the revision of the lease term often happens before the actual exercise of the option in these circumstances। तो देखिए दोस्तों, रिवीजन हम ऑब्वियसली बात है
उस ऑप्शन के एक्चुअल एक्सरसाइज होने के पहले पहले ही करेंगे, क्योंकि जिस दिन ऑप्शन आपका एक्सरसाइज हो रहा है तब तक तो आप पूरी अकाउंटिंग करके आ गए, तो फिर बाद में आप क्या चेंज करोगे अपनी अकाउंटिंग को, क्योंकि तब तक तो अकाउंटिंग ही आपकी हो चुकी है। तो कहने का मतलब जो भी रिवीजन वगैरह है वो ऑप्शन के या तो एक्चुअल एक्सरसाइज होने या ना होने के पहले ही आप करिएगा। जैसे कि अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। कहता है रिटेलर एम एंटर्स इनटू अ 5 year लीज फॉर बिल्डिंग फ्लोर फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव 5 year रिन्यूअल ऑप्शंस। तो एक तो आपका इनिशियल नॉन कैंसिलेबल पीरियड क्या हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। सर जी देखो इस क्वेश्चन में हमारा नॉन कैंसिलेबल पीरियड जो है वो तो हो गया 5 year। कितने का हो गया ये 5 years का ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, और इसको 2 बार +5 कर कर एक्सटेंड करने का हमको अवसर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए नॉन कैंसिलेबल पीरियड 5 तो शामिल हो जाएगा, बट ये 10 साल शामिल करें या ना करें वो फैक्ट से समझना पड़ेगा। तो ऑन द कमेंसमेंट डेट रिटेलर एम इज नॉट रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन। ठीक है, तो हम फिर बाद में नहीं करेंगे, इनको शामिल नहीं करेंगे। फिर कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर 3, तीसरे साल के अंत में हमें ऐसा लगता है कि रिटेलर एम एक्सटेंडेड टू इंक्लूड अनदर फ्लोर फ्रॉम ईयर 4 ड्यू टू अ बिजनेस एक्विजिशन। उसने एक बिजनेस एक्विजिशन किया है, तो उसने क्या कर दिया कि एक फ्लोर ऐड कर दिया बिल्डिंग के अंदर, है ना, उसने एक्सटेंड कर दिया, फ्लोर को ऐड कर दिया, तो इसने कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कर दिया ना, है ना, एसेट्स में। तो फॉर दिस पर्पस द लेसी कंक्लूड्स अ सेपरेट 7 year लीज फॉर एन एडिशनल फ्लोर। तो जो वो एडिशनल फ्लोर उसने बनवाया है उसके लिए उसने 7 साल की एडिशनल लीज भी ली है उस बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग में वो ऑलरेडी लीज्ड है। सो क्या रिटेलर एम रिक्वायर्ड टू रीअसेस द लीज टर्म इन दिस केस? ऑब्वियसली यस, क्योंकि एक नई लीज आपकी ऐसी आ गई है जो आने वाले 7 साल तक चलेगी। तो कहने का मतलब जो एडिशनल फ्लोर आपने लीज पे लिया है दैट मीन्स कि आप वहां पे कंटिन्यू करेंगे और पुरानी वाली लीज को भी आप आगे लेकर जाएंगे। तो दैट मीन्स आपको अपने लीज टर्म को सुधार कर, अगर आपने पहले इन्हें कंसिडर नहीं किया है, जो कि है यस, हमने इन्हें पहले कंसिडर नहीं किया है क्योंकि कमेंसमेंट डेट को हम लोग रीजनेबली सर्टेन नहीं थे, तो पहले हमारी लीज पीरियड जो है वो 5 साल ही रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द 3rd year, इसका मतलब तीसरे साल के अंत में, दोस्तों तीसरे साल के अंत में हम क्या कहेंगे कि अब 3rd year के एंड में हमारी जो लीज टर्म है वो कितनी बची है? इनिशियल एस्टिमेट के हिसाब से तो 2 साल ही बची है, क्योंकि 5 साल तक का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, बट अब हमारे पास में 2 5 साल के ऑप्शंस और हैं। तो 3rd year के एंड में हमारे पास में इस कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ +2 और +10, दैट मीन्स कितने साल की हो जाएगी? 12 साल की लाइफ और हो जाएगी, रीअसेस हो जाएगी, और अब सारी की सारी अकाउंटिंग 12 साल की रिमेनिंग लाइफ के ऊपर करी जाएगी। समझ गए आप सब लोग? 2 साल तो वैसे ही बाकी हैं 5 साल होने में, तो 2 साल यदि वैसे ही बाकी हैं दोस्तों, तो फिर बाद में एक्सटेंशन ऑप्शन जो 2 साल के आपको मिल रहे हैं, हम यहाँ पे डेफिनेटली इनको कंसिडर कर लेंगे। तो जब डेफिनेटली इनको कंसिडर कर लेंगे तो हमारी टोटल लीज क्या हो जाएगी? 12 साल की हो जाएगी। तो कहता है इंडेक्स 116 रिक्वायर a lessee to reassess the lease term if there is change in business decision of the company which is directly relevant to the exercising or not exercising an option to renew extend the lease। तो ऐसी केस में हमने कोई ऐसा बिजनेस डिसीजन लिया जिससे कि हमारा ऑप्शन जो है या तो वो एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा, ये निश्चित हो चुका है। So in the given case, the retailer M at the end of the 3rd year has extended to include another floor in the same building on account of acquiring another company। बिजनेस एक्विजिशन किया तो उसे और जगह की जरूरत है। So as retailer M has entered into fresh lease of another floor for a 7 year term, it is reasonably certain to exercise the renewal option of original lease for a further 5 year term। Hence retailer M will have to reassess the lease term at the end of the 3rd year। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो ये अपनी जो बिजनेस एक्विजिशन किया है वो केवल 7 साल का ही है, मतलब जो कौन सा फ्लोर है वो फ्लोर 3rd फ्लोर है या 4th फ्लोर है? अनोदर फ्लोर है, फ्लोर का नंबर नहीं बताया, कोई बात नहीं है। तो अनदर फ्लोर ये जो मैंने बनाया है, वैसे तो ये 7 साल तक मैंने सामने वाले से मांगा है, ठीक है। तो अगर 3 साल बीत गए हैं, 3 साल बीत गए हैं और जो अनदर फ्लोर मैंने मांगा है 7 साल तक, तो आप ये मानकर चलिए कि एक ऑप्शन तो डेफिनेटली एक्सटेंड होगा,
अभी इसके बारे में हमें पता नहीं है, क्वेश्चन के फैक्ट से इसके ऊपर बिल्कुल साइलेंट है। देखिए दोस्तों, बहुत डेप्थ में जाके डिस्कस करना है अपन। मैं चाहूं तो इस चीज को खत्म कर दूं कि भाई देखिए आपका लीज टर्म जो है वो 12 कितने साल का हो जाएगा, तीसरे साल के अंत में टोटल 12 साल का हो जाएगा। बट दिस इज नॉट द फुल एंड फाइनल आंसर। आप इसका आंसर बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए, अगर हमको इस बात की भी रीजनेबल सर्टेनिटी है कि और जो 5 साल का ऑप्शन है ना, वो वाला भी ये लोग एक्सरसाइज करेंगे जिसके फैक्ट्स क्वेश्चन में नहीं दिए गए। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने बिजनेस एक्विजिशन किया है और गोइंग कंसर्न है, आपका बिजनेस बंद नहीं होने वाला, और सिंस ऑफिस की लीज है तो ऑफिस की लीज भी बड़ी लीज होती है, इंपॉर्टेंट होती है, बार बार चेंज करने वाली नहीं होती है। तो हो सकता है कि आप इसको आगे के 5 साल तक और कंटिन्यू करें। 7 साल तो करने ही वाले, इन एनी केस हमारा लीज का रिवाइज टर्म 10 साल तो होने ही वाला है। बट ये 10 की बजाय 15 भी हो सकता है, समझ गए ना? मतलब ये 10 की बजाय क्या हो सकता है दोस्तों, 15 भी हो सकता है। तो ये 15 साल मतलब रिमेनिंग पीरियड की अगर बात करें, रिमेनिंग पीरियड 12 साल हो जाएगा। रिमेनिंग पीरियड 12 साल एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, 2 साल तो ये वाले और आगे के कौन थे, 10 साल। अब इन 10 साल के अंदर दोस्तों आपको वही बात है कि यहां पर मैं इसे ऐसे लिख देता हूं कि 2 साल तो अभी बाकी है ही, इसमें 5 इयर्स का एक्सटेंशन तो लगने ही लगने वाला है फॉर श्योर, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट इसमें +5 मैं करूं या ना करूं, इसके फैक्ट्स क्वेश्चन में मिसिंग है। तो यहां पर आपका आंसर डिप्लोमेटिक होना चाहिए, और यहां पे डिप्लोमेटिक हुआ तो एग्जामिनर काट देगा आपका आंसर। बोला कि भाई इसमें किस बात की डिप्लोमेसी ले रहे हो आप लोग, ये तो फैक्ट आपको दे ही दिया ना क्वेश्चन के अंदर। तो जब क्वेश्चन में फैक्ट दिए गए हैं तो किस बात की अजम्पशन, नो अजम्पशन। तो 2 + 5 दैट मीन्स एक्सटेंशन आएगा, 5 साल का सिंगल एक्सटेंशन तो पक्का ही आएगा। बट ये एक्सटेंशन नेक्स्ट 5 साल का भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता, ये फैक्ट क्वेश्चन में मिसिंग है। तो अकॉर्डिंगली आप लीज टर्म को जो है डिसाइड करेंगे। और इन्होंने भी देखिए दोस्तों, लीज टर्म का कोई फाइनल आंसर बताया नहीं है, बस ये कहा है कि hence retailer M will have to reassess the lease term at the end of third year। और यहां पे इन्होंने इसकी बात बिल्कुल पक्की बता दी कि as retailer M has entered into fresh lease of another floor for 7-year term, it is reasonably certain to exercise the renewal option of original lease for a further 5-year term। फर्दर 5 साल के लिए तो हम इसको डेफिनेटली एक्सटेंड करेंगे। तो 2 + 5 तो डेफिनेटली आंसर होगा ही होगा, बट +5 इसमें और करना है, इस बात की हम लोग अजम्पशन लेकर आंसर को कंप्लीट करेंगे, है ना दोस्तों। तो ये देखिए कितना टेक्निकल डिस्कशन हमारा यहाँ पर हो रहा है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बात जो है वो समझ में आ रही होगी। आइए दोस्तों 18वें इलस्ट्रेशन में आते हैं। रीअसेसमेंट ऑफ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज क्या कहता है। Company N has taken 10 vehicles on lease for an initial period of 5 years with an extension at the option of the lessee for a further period of 5 years। Okay, lessee क्या ऑप्शन है, lessee के पास में ऑप्शन है कि वो एक्सटेंड करे तो करे। So at the same rental amount, और rental amount भी सेम ही होगा। तो कहता है remaining useful life of the vehicle as on the commencement date of the lease is 15 years। 15 साल हमारी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो आपको बताई जा रही है। कंपनी एन हैज डिटरमाइंड एट द कमेंसमेंट डेट दैट इट इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन एंड हेंस इट हैज टेकन अ पीरियड ऑफ 10 years फॉर द लीज। पहले से उसको ऐसे लगता था कि ये लोग बिल्कुल रीजनेबली सर्टन है, मतलब लेसी कि वो आगे इसको एक्सटेंड करेगा ही करेगा, इसलिए हमने एक्सटेंशन ऑप्शन को लीज टर्म में स्टार्टिंग में ही जोड़ दिया है। तो स्टार्टिंग से ही हमने उसको टोटल लीज टर्म को, टोटल लीज के कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडर किया है। बट चौथे साल के एंड में आने पर क्या हुआ सर, देयर इज एन अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट दैट ऑल द कार्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल have to be discontinued from the road within 1 year due to the change in the pollution norms in the country। So will the lease term be reassessed in this case। अब देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ने आके सारा खेल खराब कर दिया। चौथे साल के एंड में ये गवर्नमेंट की वजह से हुआ, नहीं तो हमारा ये बिजनेस चल ही रहा था ना। वो टोबैको वाला भी एग्जांपल कुछ ऐसा ही था, गवर्नमेंट ने आके रेस्ट्रिक्शन लगा दिया सर, ठीक है, तो हमारा बिजनेस तो बिल्कुल चल रहा था। बट अब इस गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन की वजह से मेरे लीज टर्म पर सीधा इंपैक्ट आ गया। तो कहता है
अब मतलब आप बताइए दोस्तों, अब इसका क्या करना चाहिए आपको? अब आपको क्या रीअसेसमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आंसर यही होगा, या तो रीअसेसमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और रीअसेसमेंट करना चाहिए तो सीधी बात है, सारे एक्सटेंशन ऑप्शन कट जाएंगे और जो आपका नॉर्मल पीरियड था लीज का वो रह जाएगा। और समटाइम्स जब तक यहाँ पे क्या होता है, जब लेट्स से कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि कल से ही बंद करो, तो फिर तो बाद में दोस्तों आपका नॉन कैंसिलेबल पीरियड जो स्टार्टिंग में आपने एस्टिमेट किया था वो भी रिड्यूस हो जाएगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने बैन विद इफेक्टिव फ्रॉम कब से लागू किया है, तब से आप वो काम नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली बात है, रीअसेसमेंट इस केस के अंदर अपने को करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका सीधा इंपैक्ट है हमारे कुछ प्रोहिबिशन से रिलेटेड बात हो गई, सीधा इंपैक्ट हमारे क्वेश्चन के नॉन कैंसिलेबल पीरियड पे भी पड़ सकता है। तो देखिए, इन द गिवन केस एज पर इंडेस 116 द अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ द अंडरलाइंग एसेट will prohibit the lease from exercising the extension option that was already included in the non-cancelable period by company N, and hence company N will reassess the non-cancelable period to exclude the extension option of 5 years। अरे भैया, रिकंसिडर रीअसेस करना क्या है? करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। समझ में आ गई ना बात? तो देखिए, वैसे 0 से 5 इयर्स का हमारा नॉन कैंसिलेबल पीरियड था, जिसमें 4th ईयर के एंड में गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि 1 साल के अंदर अंदर आपको डिसकंटिन्यू करना है। चलो अच्छा हुआ, नॉन कैंसिलेबल पीरियड तो बच गया, नहीं तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड भी आपका क्या हो जाता दोस्तों? कम हो जाता। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि 5वें साल तक तो एटलीस्ट गाड़ी दौड़ा सकते हैं ना अपन, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रेस्ट्रिक्शन आया है वो कब आया है? 4th ईयर के स्टार्टिंग में आया है, मतलब 4th ईयर के एंड में आया है। 4th ईयर एंड में ये रेस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिल रहा है, और गवर्नमेंट कह रही है आपको 1 साल का समय देते हैं, 1 साल के अंदर सारे के सारे ये व्हीकल जो है बंद करो। ठीक है, सारे के सारे ये व्हीकल जो है वो बंद कर दो। तो जब ये सारे व्हीकल बंद कर दो तो तब तक 5 साल हो जाएगा, तो 5 साल का तो पूरा का पूरा लीज टर्म जो नॉन कैंसिलेबल इनिशियल था वो तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। एक्सटेंशन जो है, जो पहले आपने कंसिडर किया था, अब आप उसको मत कंसिडर करिए। इसका मतलब आप अपने राइट ऑफ यूज एसेट्स को अब इसी 1 साल में फुल डेप्रिशिएट करेंगे, जिसकी लाइफ आपकी आगे के साल तक आप लेके जा रहे थे। तो आपका डेप्रिशिएशन में काफी वेरिएंस आएगा। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह जो भी आपकी बच रही थी, लीज के इंस्टॉलमेंट्स, लीज लाइबिलिटीज, सब कुछ सारी चीजों पे प्रैक्टिकली इंपैक्ट आएगा, जो कि हम प्रैक्टिकली डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, बट प्रोवाइडेड ये सारी चीज आपकी क्लियर हो। ठीक है ना, आगे बात समझ में? अच्छा भाई, रीअसेसमेंट ऑफ लीज टर्म एंड परचेज ऑप्शन फॉर लेसर्स। देखिए दोस्तों, ये सारी बातें हमने लेसी के लिए करी, लेसर के लिए क्या है? तो देखिए, इंडेक्स 116 requires the lessor to revise the lease term to account for the lessee's exercise of an option to extend or terminate the lease or purchase the underlying assets when exercise of such options was not already included in the lease term। तो कहने का मतलब, ये जो लेसर है, ये लेसर थोड़ी ना खाली बैठेगा। अगर लेसी ने इसको चेंज किया है तो उसका इम्पैक्ट लेसर के भी लीज टर्म पे पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली वो भी उसको कंसिडर करके चलेगा, है ना। तो लेसर की अकाउंटिंग तो हम वैसे भी एक साथ ही करेंगे, और लेसर के अंदर ज्यादा बातें हैं नहीं। जो बातें हैं दोस्तों वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सोबर है, जहां पे आपको कोई, कहते हैं ना कि चिंता की बात नहीं रहेगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगे। लेसी का समझ में आ गया, लेसर का समझ में आ ही जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों अपना डिस्कशन अभी तक। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से, है ना। और इस चीज को एक बार वापस रिवाइज करिएगा, और इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज रीच आउट टू मी, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, टेक्निकल स्टैंडर्ड है, आपको हर एक चीज जो है वो बढ़िया तरीके से समझ कर चलनी है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। एक होमवर्क क्या देता हूं, चलो, आपको डाउट आए ना आए, मुझे ये डाउट आया है, और इस डाउट को आपको सॉल्व करना है। क्या डाउट है? जैसे सर आपने बताया कि विद इन द कंट्रोल ऑफ द लेसी है, तो ही हम इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। क्या विद इन द कंट्रोल ऑफ द लेसी है तो ही हम इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे, मतलब रीअसेसमेंट तभी करेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं आपको काउंटर करूं कि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाया, तो गवर्नमेंट ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाया वो तो लेसी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाया ये तो लेसी के कंट्रोल में नहीं है, तो फिर तो रीअसेसमेंट करना ही नहीं चाहिए अपने को, समझे।
अगर गवर्नमेंट ने ये रेस्ट्रिक्शन लगाया तो ये लेसी के कंट्रोल में नहीं है, तो फिर रीअसेसमेंट हमें नहीं करना चाहिए। तो आपका डाउट, मतलब सॉरी मेरा डाउट दोस्तों यही है कि आपको इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है, पढ़कर इसी चीजों को, है ना, दोबारा से वापस से रिवाइज करिएगा सारी की सारी चीज को, और पता लगाना है कि क्या यहां पर ये जो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाया है, क्या इसका रीअसेसमेंट वाकई में नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। ठीक है ना, जो भी है आप इस चीज के ऊपर एनालिसिस करेंगे दोस्तों, और इन सारी चीजों को आप एक बार रिवाइज जरूर करके आइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस।